हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोना। आज हम सब वेस्ट बंगाल एसएलएसटी हिंदी का एग्जाम होने उसके सिलेबस में लगा हुआ छायावाद पढ़ने वाले हैं। तो छायावाद ये जो युग है या समय है, ये छायावाद जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ है। ये 9-10 के ही लिए नहीं है। ये जो है आप अगर आप वेस्ट बंगाल एसएलएसटी जो 11-12 का एग्ज़ाम होने वाला, अगर आप उसका भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसका भी सिलेबस में आपको जो है चारों काल पढ़ना है। मैंने सिलेबस जब ध्यान से देखा तो वहाँ पे आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ना था, रीति काल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है, उसमें भी भक्ति काल पढ़ना है, उसमें भी छायावाद पढ़ना है ना। तो इस तरह उसमें भी आधुनिक काल पढ़ना है। तो ये क्लास सिर्फ 9-10 के लिए नहीं है, ये क्लास आप 11-12 वाले भी देख सकते हैं, है ना। ये बस कुछ थोड़ा डिफरेंस है जो नहीं पढ़ना है आप लोगों को ना, तो लेकिन ये आपके सिलेबस में 11-12 और 9-10 दोनों का सिलेबस में लगा हुआ है। तो चलिए आज पढ़ते हैं छायावाद ना। देखिए, छायावाद काव्य का जन्म ना द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया स्वरूप है ना हुआ, क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता विषय निष्ठ, वर्णन प्रधान और स्थूल थी, जबकि छायावादी कविता जो है व्यक्ति निष्ठ, कल्पना प्रधान एवं सूक्ष्म है ना। द्विवेदी युगीन में जितने भी कविता के रचना किए गए तो क्या थे, विषय से थे ना, विषय समस्या से जुड़े हुए थे, है ना। वर्णन प्रधान थे, प्रकृति वर्णन था। जबकि जब छायावाद में हम लोग आते हैं तो ये कविता क्या हो जाती है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है ना। कल्पना प्रधान, कवि जो है कल्पना अपनी कविताओं में कल्पना का ज़्यादा महत्व देने लगता है और व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, अपने बारे में जो है ना रचना करने लगता है। तो इस तरह से जो है ये छायावाद है। आगे और पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, छायावाद की समय सीमा पढ़ते हैं। देखिए, छायावाद की समय सीमा क्या है, तो कल ही मैंने बताया था कि छायावाद जो है द्विवेदी युग के बाद स्टार्ट होता है ना। सामान्यतः छायावाद की सीमा 1918 से 36 तक मानी जाती है ना, क्योंकि इस समय जो है जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना थी झरना प्रकाशित हुई थी। यहाँ आचार्य शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 18 से माना है। 1918 से जयशंकर प्रसाद जी की कृति झरना प्रकाशित हो चुकी थी और निराला की कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई थी तथा 36 में ही प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। ये भी हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1936 में, है ना। तो इन सभी बातों को ध्यान रखकर छायावाद की अंतिम सीमा कब मानी गई, 1936। मतलब छायावाद का समय सीमा क्या है, 1918 से 1936, ये याद रखेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार छायावाद की परिभाषा। ये देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद क्या है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम का लंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से क्या करता है, व्यंजना करता है। और छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली और पद्धति के विशेष के व्यापक के अर्थ में, है ना। तो पहला क्या है, रहस्यवाद के अर्थ में, और दूसरा क्या है, याद रखेंगे, काव्य शैली। छोटे छोटे जो है हम लोग ना वर्ड याद करके ना ऐसे भी याद कर सकते हैं। काव्य शैली और काव्य पद्धति किसने माना है, तो आचार्य शुक्ल। रहस्यवाद किसने माना है, तो आचार्य शुक्ल। इस तरह से आप ना पूरा सेंटेंस याद ना करके छोटे छोटे जो है वर्ड याद करके रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर आप याद रखेंगे तो अगर एग्जाम में पूछेगा भी तो आप रहस्यवाद किसने माना है, तो आचार्य शुक्ल ने। और काव्य शैली और पद्धति तो आचार्य शुक्ल ने। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हम भी याद कर सकते हैं ना, इतने बड़ा डिफिनेशन अगर आपको परिभाषा ना याद हो तो। आगे पढ़ते हैं। नगेंद्र के अनुसार छायावाद क्या है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब नगेंद्र का याद करना है तो सब सिर्फ इतना क्या रखेंगे कि छायावाद क्या है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, है ना। यह एक प्रकार की विशेष भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक क्या है, दृष्टिकोण है ना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार छायावाद जो है परमात्मा की छाया जब आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, मतलब आत्मा से संबंध क्या है, राम कुमार से ना। तो इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं, है ना। हमें याद करना है बस। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद के अनुसार क्या है, तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति माने अपना अनुभूति ना अभिव्यक्त होने लगे ना,
तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से क्या किया जाना गया है ना। ध्वनियात्मक लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति ही छायावाद की विशेषता है। तो बस अब कहीं भी आप देखिएगा स्वानुभूति तो आप सीधे रिलेट कैसे कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद से, है ना। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद। किस तरह मान, तो आध्यात्मिक छाया अगर बात करेंगे तो नंद दुलारे वाजपेयी से रिलेट कर लेंगे। इस तरह से रिलेट कर करके हमें याद करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए महादेवी वर्मा जी के अनुसार जो है छायावाद क्या है, प्रकृति की भी जीवन का उद्गीत है। क्या है, उद्गीत। तो उद्गीत याद रख लीजिएगा, उद्गीत कौन है, महादेवी वर्मा। इस तरह से छायावाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चात्य क्या है, साम्यवादी भावना अवश्य थी। इस रहस्यवाद की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की ना रोमांटिक भावधारा की कविता से क्या हुई, प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये छायावाद विभिन्न विद्वानों का विभिन्न मत है ना, विभिन्न विद्वानों ने इस तरह से परिभाषा अपना दिया है। आगे पढ़ते हैं अब छायावाद की विशेषता, ठीक है। छायावाद की विशेषता में क्या पढ़ेंगे हम लोग, छायावादी कविता में कवियों ने अपना व्यक्तिगत ना जीवन के निजी प्रसंगों को खोजने का प्रयास किया है ना। उसने जो है जो शायद आत्म अभिव्यक्ति की है। पहला विशेषता क्या है, आत्म अभिव्यक्ति, है ना। यहाँ देखिए छायावाद में कवियों ने ना आत्म अभिव्यक्ति की है, ठीक है। ये देखिए छायावादी कविता में कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन के निजी प्रसंगों को क्या खोजने का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी भावनाओं को खुलकर अभिव्यक्त किया है। इनके मन में जो था, जो भावना थी, उसको खुल कर क्या किया है, प्रकट कर दिया है। अब दुख से परिपूर्ण ना कविताएं खूब लिखी गई है जयशंकर प्रसाद की। आंसू जो है वह ना कृत उच्छ्वास इसका क्या है, उदाहरण है। आंसू जो है क्या है, एक विरह कृति है। कहाँ भी क्या है कि आंसू को जयशंकर प्रसाद ने विरह कृति के रूप में माना। तो पंत जी ने अपने प्रियतमा को पूजने की बात करते हैं। इस तरह से इस छायावाद की प्रथम विशेषता में क्या देखेंगे कि कवियों ने जो है अपने मन के अंदर जो उनके अंदर अनुस्वानुभूति थी, आत्म अभिव्यक्ति थी, उसको अपनी कविताओं में क्या किया है, प्रकट किया है। तो ये पहली विशेषता हो गई आपका। जैसे मैं यहाँ पे देखिए ना निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में अपने जीवन की निराशा को व्यक्त करते हुए यहाँ पे वर्णन किया है। जीवन में वे लोगों का विरोध झेलते रहे और उनकी पंक्तियाँ ये जो है, जो लोगों का विरोध झेलते रहे, उनके अंदर जो दर्द रहा, उन्होंने अपनी पंक्तियों में उसे क्या किया, डाल दिया। जैसे में देखिए धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, है ना। तो निराला की प्रमुख पंक्ति एग्जाम में पूछा भी जाता है, किसकी पंक्ति है, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं सौंदर्य चित्रण। क्या सौंदर्य चित्रण, यहाँ देखिए छायावाद कवियों ने जो है क्या किया है, अपनी कविताओं में ना मूलतः क्या किया है, सौंदर्य, प्रेम व सौंदर्य। छायावाद के जितने कवि हुए हैं क्या हुए, प्रेम व सौंदर्य के कवि है। छायावाद कवियों ने नारी को उसकी प्रेमिका के रूप में ग्रहण किया, जो हृदय व यौन की संपूर्ण विभूतियों से क्या है, परिपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद कामायनी की श्रद्धा का सौंदर्य चित्रण करते हैं। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग ना, कामायनी में उन्होंने श्रद्धा का रूप का वर्णन किया है, खिला ही जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो इस तरह से जो है अगर सौंदर्य का चित्रण का है, दूसरी विशेषता है छायावाद की, ठीक है। आगे चलते हैं, नारी का उदात्त रूप का चित्रण, है ना। इस छायावाद में जो है नारी का उदात्त रूप का चित्रण किया गया है ना। ये जो छायावाद था, छायावाद में नारी को जो है क्या भोग की वस्तु नहीं माना गया है, बल्कि उसकी महानता को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए नारी दया, क्षमा, साहस, प्रेम और करुणा की मूर्ति है ना। करुणा की क्या है, मूर्ति है, श्रद्धा की पात्र है। प्रसाद जी स्वयं लिखते हैं, है ना, प्रसाद जी स्वयं लिखते हैं ना कि प्रसाद जी स्वयं लिखते हैं कि नारी क्या है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो इस तरह से जो है ये छायावाद युग में नारी का क्या उदात्त रूप में चित्रण किया गया है।
नारी सहचरी सखी तथा प्रेसी बनकर आई, वह भी सामंती बंधनों में जकड़ी हुई थी। चार दीवारी में कैद तथा भोग की वस्तु रूप में नारी यातना ग्रस्त थी। लेकिन छायावादी कवियों ने ना उसे क्या किया, छायावादी कवियों ने नारी शरीर के प्रतिमानों की जगह उसके हृदय की अतल गहराइयों पर ध्यान दिया, है ना। पंत जी ने खुद कहा है कि नारी सिर्फ भीख भोग का वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन और समाज का क्या है, अभिन्न अंग है ना। इस तरह से जो है ये तीसरी विशेषता हो गई, है ना, कि यहाँ पे छायावाद में कवियों ने जो है नारी की उदात्त रूप का चित्रण किया है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रकृति चित्रण। पंत जी ने यह माना कि प्रकृति जीवन के सर्वाधिक निकट है ना। मानव को प्रकृति सिर्फ दिया ही, बदले में वह कोई अपेक्षा नहीं करती ना। यही वजह है कि उन्होंने प्रकृति के आगे नारी को भी त्याज दिया। छोड़ द्रुम, देखिए यहाँ पे, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जगो ना। छायावादी प्रकृति यदि सुंदर है तो भयावह भी, इसका भी वर्णन उन्होंने किया है ना, कि अगर छायावादी कवियों ने कहा है कि प्रकृति यदि सुंदर है तो भयावह भी है। रचनाकारों ने माना कि प्रकृति प्रतिध्वनन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना कामायनी में दोनों रूपों का इन्होंने चर्चा किया है कि अगर प्रकृति सुंदर है तो हम अगर उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वह हमें क्या कर सकती है, अपने ना, वह हमें अपना क्या भयानक रूप भी दिखा सकती है। इस तरह से उन्होंने जो है प्रकृति में यहाँ के एक प्रकृति परम रमणीय, अखिल विश्व ऐश्वर्य भरी शोधक की, एक तुम और यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन ना। प्रकृति ने माना, प्रसाद जी ने माना कि यदि मनुष्य प्रकृति का संरक्षण करे तो यह प्रकृति भी जीवन का रक्षक बनकर उभरती है। लेकिन अगर इसके साथ क्या किया जाए, खिलवाड़ किया जाए, तो इसे प्रकृति का क्षय कितना हुआ ये तो नहीं आंका जा सकता, लेकिन प्रकृति का उलटवार जग जाहिर है ना। अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो वह हमें प्रकृति क्या करेगी, प्राकृतिक शक्तियों तांडव मचाना शुरू कर देंगे, है ना। ये जो है यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया। दुख और वेदना की अभिव्यक्ति ना। अब छायावाद जो काव्य में हमें दुख वेदना की अभिव्यक्ति प्रचुर मात्रा में प्रमुख है ये, ठीक है, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। महादेवी वर्मा तो वेदना की कवित्री ही है ना। वे अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख बदली से करती है। मैं नीर भरी दुखी की बदली ना, विस्तृति नभ का कोई को ना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुखी ना। तो इस तरह से जो है छायावाद की प्रमुख विशेषता में हम ये जरूर लिखेंगे कि ये क्या था, ये क्या है ना, दुख और वेदना के छायावाद में अभिव्यक्ति हुई है ना। आंसू में भी प्रसाद जी ने पीड़ा के अभिव्यक्ति के, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई ना। इस तरह से जो है छायावाद की ये प्रमुख विशेषता है ना। आगे देखते रहस्यवाद, ठीक है। अब छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, एक रहस्यवाद भी है। पंत की मौन निमंत्रण कविता, ये भी याद रखेंगे, पंत जी की एक कविता है जिसका नाम है मौन निमंत्रण। रहस्यवाद की अभिव्यक्ति अत्यंत मनोरम ढंग से हुई है ना, जहाँ कवि को प्रकृति के उपादानों में उससे अज्ञात सत्ता का मौन निमंत्रण का आभास होता है। न जाने कौन आए धूतिमान जान, मुझको अबोध अनजान, सुझाते हो तुम पत अनजान, फूक देते छिद्रों में गान, है ना। इस तरह से जो है छायावाद के कवि ने रहस्यवाद की भी क्या की है, चर्चा की है। महादेवी जी की संपूर्ण काव्य में भी रहस्यवादी भावना से हमें उत्प्रोत मिलती है। निराला जी की निराला जी की भी काव्य कृति जो है ना, तुम और मैं में भी रहस्यवाद की भावना हमें दिखाई देती है। आगे देखते हैं कल्पनाशीलता। तो ये जो है छायावादियों ने काव्य कर्म के लिए कल्पनाशीलता को महत्वपूर्ण माना ना। प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी आलोचक आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने साहित्य और कल्पना का टूट रिश्ते की चर्चा की है ना। छायावादी जो धारा थी भारतीय समाज की संक्रमण को दर्शाती है ना। एक तरफ पश्चिमी विज्ञानवादी भौतिकवादी संस्कृति, दूसरी तरफ भारतीय भावुकता ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह स्वीकार किया गया है कि जिस प्रकार सृष्टिकर्ता ना नित्य नई सृजना को जन्म देता है, उसी प्रकार कवि का सृजक मन क्या है, कल्पनाशील होकर नवीनता से क्या करता है, जुड़ जाता है ना। छायावादियों के लिए कल्पनाशीलता आवश्यक तथा मजबूरी दोनों के रूप में थी ना। ऐसी कल्पनाओं में ही सृष्टिकर्ता ने मुक्ति टटोलने का क्या किया या बहाल करने का प्रयास किया। कल्पना का सुंदर या मधुर जगत कितना होता है
ना। तो इस तरह से एक और प्रमुख विशेषता में कल्पनाशीलता भी छायावाद की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आगे देखिए शिल्पगत विशेषताएं। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में लाक्षणिकता का प्रयोग किया है, जिससे भाषा क्या होती है, सशक्त और प्रभावमयी बने, प्रभावशाली बने, है ना। नीर और संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, यहाँ कवि शांति की अधिकता को दिखाए हैं, ना। ये भी प्रमुख विशेषता हो गई। आगे यहाँ देखिए, है ना, बिंब योजना। छायावादी कवियों ने अपने बिंब का भी प्रयोग किया है, ना। बिंब का भी सफलतापूर्वक किया है। कभी अपने शब्दों द्वारा ऐसा चित्र प्रस्तुत करते हैं जिससे इंद्रियों के समान वर्ण वर्षय का एक चित्र प्रकट हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो चित्र हमारे सामने, ऐसे ऐसे बिंबों का प्रकट जो है क्या किया है, प्रयोग किया है। आगे देखिए प्रतीक योजना। छायावादी काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता प्रतीक योजना है। छायावाद के विभिन्न प्रतीकों के द्वारा अपनी बात कहता है, जिससे कथन में वक्रता आ जाती है। तो इस तरह से छायावाद काव्य में प्रतीक योजना का भी प्रयोग हुआ। आगे पढ़ते हैं छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से? छायावाद के प्रमुख कवि 4 को माना जाता है। ये चारों क्या हैं? छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी बोला जाता है इन्हें, हाँ। तो जिनमें से कौन कौन है छायावाद के? तो यहाँ देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद जी, आप जानते ही होंगे। पहले जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। अरे आपको 11th-12th में भी पढ़ना है और क्या करना है, 9-10 जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी पढ़ना है। तो ये दोनों का सिलेबस में मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा का जो है अंतर है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जानते हैं 1889 में हुआ था, है ना। ये जो है जयशंकर प्रसाद के प्रवर्तक और श्रेष्ठ छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के संपन्न वैश्य परिवार में इनका हुआ था। बाल्यकाल से ही कविता में इनकी बहुत रुचि थी ना। लेकिन जब पहले जो है अपने जब इन्होंने शुरुआत किया थी ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे, है ना। बाद में इन्होंने खड़ी बोली का क्या किया, कविताएं लिखना स्टार्ट किया, है ना। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 1937 में मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही हो जाती है। ठीक है, छायावाद प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के रूप में क्या किए जाते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इनकी एक कृति है ना, इन्हें ये देखिए, ये कृति है आपके कामायनी। क्या है यहाँ पे, कामायनी। ये देखिए कामायनी, यहाँ पे कामायनी। ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी की एक कृति है जिसका नाम है कामायनी। आपने ये शायद आप लोगों को पढ़ना है, शायद 12 में पढ़ना है, हाँ। कामायनी एक कृति है ना। तो कामायनी कृति को जो है क्या किया गया है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से जो है ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही अमर कृति है, 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इसमें जो है इन्हें जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। ठीक है, कामायनी में छायावाद प्रवृत्ति और विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इसके काव्य का मुख्य आधार प्रेम और सौंदर्य है ना। प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया था, ये भी याद रखेंगे। प्रसाद जी ने हंस और इंदु का, ये मूलतः कवि है और उन्होंने क्या किया, 27 कृतियों की रचना की है। अब यहाँ थोड़ा सा जो है प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं को जानते हैं। देखिए, प्रसाद जी का प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित है। कामायनी क्या है, महाकाव्य है, प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे जो है विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसमें मनु, श्रद्धा, ईड़ा के माध्यम से ये 3 पात्र प्रमुख हैं, आप एकदम याद करके रखेंगे। मनु, श्रद्धा, ईड़ा के माध्यम से जो है मानव का हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, ईड़ा के समन्वय को, इसमें समन्वय का संदेश दिया है, एकदम याद करके रखेंगे। कामायनी में कितने सर्ग हैं, ये भी याद करके रखेंगे, 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। अगर आपको याद भी नहीं हो तो आप आगे का 4 याद कर सकते हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। इस तरह से चिंता होता है तो आशा आती है, आशा से मन में श्रद्धा उपजता है, और श्रद्धा जब किसी के प्रति होता है तो काम हमें करना पड़े। इस तरह से याद कर सकते हैं। वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद ना। ये लास्ट का भी निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद जो है फर्स्ट स्टार्टिंग है क्या, चिंता से स्टार्ट होता है, हाँ। कामायनी का जो है प्रथम सर्ग का क्या नाम है, तो चिंता, और लास्ट का क्या नाम है, अंतिम का 15वां का, तो आनंद। चिंता से स्टार्ट हो के आनंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से
याद करने की कोशिश करेंगे। प्रसाद जी ने कामायनी में जो है कि अभिव्यक्त जीवन दर्शन के माध्यम से आधुनिक मानव को अपना जीवन सुखी बनाने के हेतु क्या किया है, इन्होंने क्या क्या दिशा निर्देश दिया है ना। इस कृति में उन्होंने जो है ना आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने हृदय और बुद्धि, सुख और दुख, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर भी बल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें प्रमुख पात्र मनु है। इसका प्रमुख पात्र मनु है। मनु जल प्लावन की घटना में देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देव जाति अहंकार, अकर्मण्यता और भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई है ना। ये उसी पर आधारित जो है ये महाकाव्य है। ठीक है, आगे इनकी प्रमुख जो है महाकाव्य है आंसू। मैंने बोला आंसू एक विरह काव्य है, इसमें अनुभूति और कल्पना की प्रधानता है। ठीक है, झरना, इसमें प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है। आगे लहर है, जिसमें मानसिक स्थितियों का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है ना। ये भी उनकी बहुत प्रमुख कृति है। आगे प्रसाद जी इसके अतिरिक्त जो है ना, प्रसाद जी इसके अतिरिक्त जो है चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा जी का महत्व, उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार ना, अशोक अश्वास आदि कृतियों की भी इन्होंने क्या की है, रचना की है। ठीक है, इनका जो है उर्वशी एक चंपू काव्य है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, याद करेंगे आप लोग। उर्वशी कैसा काव्य है, एक चंपू काव्य है। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो आज मैंने छायावाद को डिटेल वीडियो में आप लोगों को छायावाद समझ में आया होगा, और जो है इसी पे आधारित मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए छायावाद पे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में लेकर आऊँगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सबको।